हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उसके बारे में शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं, जिसको आज हम लोग देखेंगे। शॉर्ट नोट्स, पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सहायक नदियाँ। उसमें बात की गई थी कि सहायक नदियाँ क्या होती है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। सहायक नदी का बात आया था, तो पहला पॉइंट है सहायक नदी। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो जाके एक किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। उसके बाद आया था गंगा के दक्षिण के नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है या जानी जाती थी। जो प्राचीन काल में था, गंगा के नदियों के आसपास का क्षेत्र, उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तीसरा पॉइंट है देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, और देश के अन्य कई हिस्सों में राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावाद से यात्रा किया करते थे। जो कुछ लोग हुआ करते थे वह कुछ रोचक स्थानों के खोजने के चाह में यात्रा किया करते थे, और सभी यात्राओं के लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, जिससे सभी यात्रा करने वाले लोगों को एक दूसरे के जो विचार हुआ करते थे उसके जानने का अवसर प्राप्त हुआ। चौथा पॉइंट है कि लोगों के आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी लोगों का जो आवागमन हुआ करता था, आना जाना हुआ करता था, उससे हमारी सांस्कृतिक जो थी उसका विकास हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक के भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। कई वर्षों तक क्या हुआ कि लोग पत्थर तराशते थे और संगीत रचा करते थे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। आज यह शॉर्ट नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए किन नामों का प्रयोग करते हैं? इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला था। जो इंडिया शब्द था वह इंडस से निकला था, जैसे कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। जो गंगा नदी था उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत का प्रयोग था वह उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, एक मिनट, इस समूह का उल्लेख यह समूह हुआ करता था, जिसे भारत उत्तर पश्चिम के भारत के नाम से पढ़ाया गया था। तो उस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग आज से 35 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद जो था वह उसमें इसका जिक्र होता है। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो अतीत के पुस्तकें होते थे उनका जो लेखन क्रिया होता था वह हाथों द्वारा किया जाता था, जिसके कारण उसे पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। जो पांडुलिपि है उसका प्रयोग इंग्लिश के शब्दों में मैन्युस्क्रिप्ट के शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्तों अथवा हिमाचल क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रा पर लिखी मिलती थी। जो पांडुलिपियाँ था वह ताड़ के पत्तों अथवा हिमाचल क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से
विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी हुई मिला करती थी। कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। जो कई पांडुलिपियां हैं वो आज भी सुरक्षित हैं यानी उपलब्ध है। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहा करते थे? तो नदियों के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदाओं से परिचित थे। जो कुशल संग्राहक थे वह आसपास के जंगलों से अच्छी तरह से परिचित थे। अपना भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों से अन्य उत्पादों का यही स्वयं संग्रह किया करते थे। स्वयं ही संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। अब कुछ इसमें क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला चैप्टर का ही है क्वेश्चन। हमारा अतीत किन किन बारे में हमें जानकारी हासिल कर सकते हैं? हम अतीत से मतलब किन किन बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं? तो हम अतीत से शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। शिकारियों मतलब शिकार करने वाले, पशुपालकों यानी पशुपालन जो करते थे, और कृषकों यानी किसान, शासकों यानी राजाओं, व्यापारियों यानी व्यापार करने वाले, पुरोहितों यानी पूजा पाठ करवाने वाले, शिल्पकार मतलब पत्थर को तराशने वाले और मूर्तियाँ बनाने वाले, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं हम लोग अतीत के माध्यम से। अतीत का मतलब ही होता है बीता हुआ बातें। अतीत में होता है बीती हुई बातें। दूसरा प्रश्न है 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किस चीज का मतलब किस अनाज का उपजान किया करते थे और किन किन पशुओं को पालतू बनाया किया करते थे? तो आज से लगभग 8000 वर्षों पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना प्रारंभ किया था। और उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। उसके बाद बैल, बकरियां, भेड़, गाय आदि को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले मतलब नगर बसे और वह विकसित हुए? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो किसी एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। आज से 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। जो सबसे प्रथम के नगर हुआ करते थे वह आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे बसा करते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल को किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा के दक्षिण में नदियाँ हुआ करती थी उसके आसपास के प्राचीन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट नोट में, उसी से यह सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था। ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और साथ ही जो कक्षा 6 में बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो कि एनसीईआरटी हम 6 से 12 तक का पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया? एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक, द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो महाद्वीप हुआ करते थे उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। पूछा जा रहा है प्रश्न कि लोगों ने किस द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, कि जो चैप्टर 1 में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डीट वाला वीडियो पहले देखें, उसके बाद यह पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखेंगे यह सफिशिएंट है समझने के लिए, यह भी केवल देख लिए तो। किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा हुआ करता था?
मतलब किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा हुआ करता था चैप्टर 1 में। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जो हुआ करती थी वह जोखिम भरी होती थी। तो किन कारणों से? हिमाचल जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण से यह सभी हुआ करती थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ से यात्रा किया करते थे? जो व्यापारी हुआ करते थे वह मूल्यवान वस्तु को लेकर किस चीज़ से यात्रा किया करते थे? तो अतिरिक्त व्यापारियाँ कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपना साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अगला प्रश्न है 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते थे? तो 100 वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। अगला प्रश्न है कि अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? जो हमारा देश है, अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? तो हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया संबंध किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, क्या खाते हैं लिखा गया है, क्या कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया शब्द है वह संस्कृत इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अतीत के पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण क्या कहते थे? तो अतीत के पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि क्यों कहा जाता था? क्योंकि अतीत के जो पुस्तकें होते थे उन्हें हाथों द्वारा लिखा जाता था, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि कहाँ मिलती थी? अब पांडुलिपि का जिक्र हम लोग किए थे कि वह कहाँ मिलता था, तब मंदिरों और विहारों अन्य स्थानों में प्राप्त होते थे। जो पांडुलिपियाँ थे वह मंदिरों, खासकर मंदिरों में ज़्यादातर पाई गई थी। अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? अतीत के जो पुस्तक है उसमें किसकी चर्चा मिली है? तो अतीत के पुस्तकों में मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के प्रकार के विषयों की चर्चा मिला करती है। अगला प्रश्न है कि इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा होता है? जो यह पुस्तक हुआ करते थे वह किस भाषा में लिखा होता था? तो इन पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। जो आम लोग होते थे वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। हम किस अध्ययन कर सकते हैं? हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? मतलब हम किस चीज़ को पढ़ सकते हैं? तो हम अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं, यानी अध्ययन कर सकते हैं। हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं? हम अतीत से मतलब अतीत से किन किन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं? तो हम अतीत से शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, यह क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग देख चुके थे, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री किस, यह भी हो गया था। सबसे पहले सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? यह भी हो गया था। गंगा नदी के आसपास प्राचीन, यह भी हो गया। लोगों के द्वीप, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ जो कक्षा 6 में है उनके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,